Hello everyone, I welcome you all on this beautiful channel Mr. Sir. Today we are going to start a very new topic that is trigonometric equation. तो अभी तक हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री की सारी टॉपिक्स कर ली हैं, सब चीज कवर कर चुके हैं हम लोग। अब ये एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, जो है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एन इक्वेशन इज। जब आपने क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स, ठीक है, फिर उसी के बाद आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ व्हाई आई एम टेकिंग द रेफरेंस ऑफ क्लास 9 बिकॉज कि वो चीजें आसान थी, वो चीजें थोड़ी बहुत समझ में आती हैं। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल का मतलब वहां पे क्या होता था कि सिर्फ सिर्फ क्या होगा, हमारे पास वेरिएबल होगा और कॉन्स्टेंट्स का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इक्वेशन, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इक्वेशन, इक्वेशन में क्या होता है, इक्वालिटी का साइन आ जाता है। when we first read about quadratic equation then what we learned कि एक इधर मेरे पास क्या है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स का एक टर्म है जिसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, और उसके बाद इक्वल टू का साइन है, फिर उसके बाद जीरो होता था या नहीं होता था। तो इक्वेशन का बेसिकली मतलब यही होता है। ठीक है, बेसिकली इक्वेशन का मतलब यही होता है कि एक इक्वालिटी का साइन आ रहा है, यानी कि किसी दो चीजों को ऐसा समझिए कंपेयर किया जा रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है, एक राइट हैंड साइड में कुछ है। ठीक है, तो यही चीज है। तो यहीं पे अब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की जब हम बात करते हैं, यानी कि अब इन्हीं इक्वेशंस के आगे क्या लग रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक लग रहा है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे बस यही था कि उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, बट जब हम इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं, जब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं तो इसी इक्वेशन का जो डिफिनीशन है ना, उसी में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आ जाती हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस आ जाती हैं। जैसे देखिए, तो ऐसे समझिए, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिख भी दिया है ताकि ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है ताकि आपको अच्छे समझ में ये चीज आ जाए। ये क्या, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अननोन एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एन इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ एक इक्वालिटी का साइन हमारे पास आना चाहिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि एक इक्वालिटी का साइन तो हमारे पास होगा, इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, यानी कि एक या एक से ज्यादा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का इन्वॉल्वमेंट वहां पे होगा। ठीक है, अब देखिए ये एक इक्वेशन भी है और एक या एक से ज्यादा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का इन्वॉल्वमेंट भी है। ठीक है, ये एक क्या है, इक्वेशन भी है, और यहाँ पे एक या एक से ज्यादा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का इन्वॉल्वमेंट भी है। ठीक है, तो उसी को ऑफ अननोन एंगल्स यहाँ पे वेरिएबल्स का काम करते हैं। जैसे वहां पे हमारे पास ऐसे देखिए, एक इक्वेशन हुआ 2x² प्लस, या फिर चलिए ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, मैं एकदम लीनियर इक्वेशन लेता हूँ, 2x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी देखिए, ये भी एक इक्वेशन है, बीच में इक्वलिटी का साइन है या नहीं है। तो यहाँ पे एक मेरे पास अननोन वैल्यू है x, है या नहीं है। तो उसी तरह से ये भी एक देखिए एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अननोन एंगल्स। तो ये अननोन एंगल्स ही यहाँ पे क्या कर रही हैं, वेरिएबल्स का काम कर रही है। जैसे देखिए रेशियोज में यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है। देखिए साइन थीटा इज नॉट द रेशियो। ठीक है, साइन थीटा इज नॉट द रेशियो, साइन एक्स इज नॉट द रेशियो, द रेशियो इज साइन, द रेशियो इज कोसाइन, द रेशियो इज कोसेकेंड, द रेशियो इज सेकेंड, द रेशियो इज टेंजेंट। ठीक है, रेशियो ये होता है, उसमें जब हम थीटा या एक्स लगा रहे हैं यानी कि वो कोई पर्टिकुलर एंगल या पर्टिकुलर फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि एक या एक से ज्यादा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होगा, वहां पे हो सकता है साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो सकता है, ऑफ अननोन एंगल्स। यानी कि यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, तो ये मेरे पास क्या होता है, अननोन वैल्यू होता है ना, ये हमारे पास अननोन वैल्यू होता है। तो इसी तरह से ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अननोन एंगल्स, तो ये जो अननोन एंगल्स हैं यही यहाँ पे हमारा वेरिएबल्स का काम करते हैं, यही हमारा यहाँ पे वेरिएबल्स का काम करते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, और ये मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा है कि 2 cos x इज इक्वल्स टू 3 cos 2 2 मतलब 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 3 cos 2 थीटा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर से इस चीज को रिपीट कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए जब भी कभी, ठीक है, हम इक्वेशन वर्ड को सुनते हैं तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे इक्वेट हो रहा है कुछ। देखिए इक्वेशन मतलब हम किसी चीज को इक्वेट कर रहे हैं, यानी कि बीच में इज इक्वल्स टू का साइन
आना चाहिए, ठीक है, बीच में इज इक्वल टू का साइन आना चाहिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। और जब हम इसी इक्वेशन में ट्रिगोनोमेट्री ऐड कर देते हैं, यानी कि वहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात हो रही है, यानी कि अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का इक्वेशन, यानी कि अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है, ये अब किसी के साथ क्या होंगे, इक्वेट होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। यहाँ पे बहुत ही समझने वाली चीज, क्योंकि जब हम देखिए अभी तक हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे थे, उनके एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे, बहुत सारे फॉर्मूलेज पढ़ रहे थे, और अचानक से हमारे पास ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आ जाता है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है। तो इस कंफ्यूजन को क्रिएट नहीं होने देना है, इसलिए हमको यहाँ पे इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि यही हमारा यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन होता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से इस डिफिनेशन को समझा देता हूँ। देखिए क्या, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अननोन एंगल्स। तो ये अननोन एंगल्स जो यहाँ पे है, ये वेरिएबल्स का काम करते हैं। जैसे देखिए अगर हमने एक एग्जांपल लिया 2x इक्वल्स टू 4, तो ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे भी बीच में क्या है, इक्वालिटी का साइन है। यहाँ पे जो x है, ये जो वेरिएबल है, इसका हमें वैल्यू पता नहीं है, यही हमारे पास क्या है, अननोन वैल्यू है कि नहीं। तो इसी को ये अननोन वैल्यू, तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम ये रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ अननोन एंगल्स, ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, वेरिएबल बन जाता है। और देखिए इसमें क्या है, whenever we talk about equations, let it be linear equation in one variable, two variable, or let it be quadratic equation, तो हम क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं या रूट्स निकालते हैं। अब ये सॉल्यूशन या रूट्स का मतलब क्या होता है, इस सॉल्यूशन या रूट्स का मतलब क्या होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐसे, यानी कि उस वेरिएबल का कुछ ऐसा वैल्यू रख दें जो राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर दे। जैसे इफ वी से 2x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का रूट क्या होगा, यही होगा ना कि ये जो मतलब इस x की जगह पे एक ऐसी वैल्यू को हम रख दें जो क्या कर दे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो x की जगह पे हम यहाँ क्या रख सकते हैं, शांति शांति से 2 रख सकते हैं। तो 2 इंटू टू इक्वल टू 4, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन एन इक्वेशन इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन या रूट्स हम बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन या रूट्स को हम क्या बोलते हैं, मैं इस चीज का डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, और आपको याद करने का भी जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इक्वेशन, तो जब इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे सॉल्यूशन या रूट्स निकालना जरूरी होता है नहीं होता है, तभी तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सब आपने 9th-10th में बहुत किया होगा, रिमाइंडर थ्योरम, बहुत सारा तरह तरह का थ्योरम पढ़ा है, तो आपको भी समझ में आता होगा, ऐसी चीज पता होगी नहीं। इसी चीज को समझना है कि अब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अननोन एंगल्स, यानी कि ये जो मेरे पास है वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है, इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, इसका भी कोई ना कोई ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यही होता है सॉल्यूशन या रूट्स का मतलब होता है, ठीक है, यानी कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर हम मुझे दे दिया गया sin x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो देखिए sin x इज इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन, sin x इज इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन। नाउ इट इज ऑन मी, मतलब इट इज ऑन मी दैट आई हैव टू फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, है या नहीं है, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो देखिए जब हमारे पास, अब पीछे अगर हम जाएं, तो हमारे पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्यूबिक इक्वेशन कोई होता था, तो हमें पता है कि यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, पता होता है या नहीं पता होता है, x की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है ये हमें पता होता है, क्योंकि अगर पावर 2 है, यानी कि उस इक्वेशन का डिग्री 2 है, तो उसकी ओवरऑल सॉल्यूशन कितनी होगी, 2 होंगी। अगर उसका डिग्री 3 है तो उसका ओवरऑल सॉल्यूशन कितना होगा, 3 होगा। और उसका डिग्री 4 है तो ओवरऑल सॉल्यूशन कितना होगा, 4 होगा। ये सब तो हम लोग पहले से जानते हैं, हाँ, बट यहाँ पे ऐसा कुछ फॉलो नहीं होता, इस चीज को ध्यान में रखना है। एंड ड्यू टू विच रीजन आई विल टेल यू, ठीक है। अब जैसे देखिए साइन एक्स है, तो साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ होता है, साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ होता है, आप ही बताइए, साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ होता है, हर एन पाई पे होता है, 0 पे भी 0 होता है, 180 पे भी 0 होता है, फिर अगेन इफ यू गो टू 360 वहां भी 0 होगा, फिर अगेन अगर उससे 180 डिग्री और हम आगे बढ़ जाए तो वहां भी वो 0 होगा। तो ये देखिए साइन एक्स कंटिन्यूअसली कितने जगह पे 0 हो रहा है, बहुत ज्यादा जगह पे 0 हो रहा है, यानी कि कोई फिक्स हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं बता सकते ना। तो इसीलिए ऑल द सॉल्यूशन एंड रूट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो ये हमारा पहला है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, हमारा पहला है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और दूसरा हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। पहला आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा आता है जनरल सॉल्यूशन।
तो वेन एवर वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ अननोन एंगल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी कि लीस्ट वैल्यू, लीस्ट मतलब कम से कम, यानी कि लीस्ट वैल्यू ऑफ एन इक्वेशन, लीस्ट वैल्यू ऑफ एन इक्वेशन, इसका जो लीस्ट वैल्यू होगा, जो जीरो बनाएगा इस साइन यहाँ पे एक्स का लीस्ट वैल्यू होगा, जो इस पूरे को जीरो बनाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे एक कंडीशन होता है, क्या कंडीशन है, कि प्रिंसिपल जो सॉल्यूशन है वो इतने ही के इतने बीच में होगा, ठीक है, यानी कि थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से 2 पाई तक जो आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर इसके बीच में दो वैल्यू आ रही हैं, जैसे इसी केस में देखिए दो वैल्यू आ रही है, तीन आ रही है, इसमें तीन आ रही है, 0 आ रहा है, पाई आ रहा है और 2 पाई आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये तीनों हमारे पास क्या है, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा ये हो गया, इसकी यहाँ पे क्या आ रही है, तीन वैल्यूज आ रही है, 0 पाई एंड 2 पाई, ठीक है। हाँ, तो ये तीनों क्या आ जाएंगे, इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ मतलब नाउ आई एम वेरी क्लियर, ठीक है। अब ये इतना ज्यादा ये हो क्यों रहा है कि हर बार हर एन पाई पे साइन क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, इसका बहुत सारा सॉल्यूशन क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इसका कारण है पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन। अब देखिए पीरियोडिक फंक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा, इफ यू टॉक अबाउट पीरियोडिक फंक्शन, देख लीजिए मैं बता दे रहा हूँ, इफ यू टॉक अबाउट पीरियोडिक फंक्शन, इफ सपोज कि कोई मेरे पास ऐसे एफ एक्स था, ठीक है, इसमें मैंने टी जोड़ा, ऐड किया, तो ये वापस से हमको क्या मिल गया, एफ एक्स ही मिल गया, इसी को तो हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप फंक्शंस के मेरे लेक्चर में जाके इस चीज देख सकते हो, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम पीरियोडिक फंक्शन, इट्स वैल्यू रिपीट आफ्टर सम इंटरवल। तो यहाँ पे ये टी जो है ये इंटरवल बन जाता है, ये दिस इज द इंटरवल, जिसके बाद क्या होगा, वो वैल्यूज रिपीट होंगी। तो इसी के कारण, ठीक है, देखिए ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस, तो दिस इज द रीजन व्हाई देयर आर अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का इतना सारा सॉल्यूशन निकलता है, दिस इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का मतलब ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो पीरियोडिसिटी का मतलब वो क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो अगर हम बोले साइन एक्स इक्वल टू 0, तो इसका बहुत सारा वैल्यू है, 0 है, पाई है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 7 8 9 10, इनफाइनाइट पाई, बस इनफाइनाइट, ऐसा मतलब, ठीक है। तो एवरी, तो उस हर उस सॉल्यूशन पे, हर उस वैल्यू पे साइन एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना। हाँ, दैट इज व्हाई वी हैव डिफाइंड, तो मतलब वी हैव डिवाइडेड, मतलब वी हैव नॉट, मतलब एक्चुअली आई हैव नॉट, so our mathematicians have divided, ठीक है, this solution into two parts. The first part is principal solution and the second part is general solution. So when we talk about principal solution, तो यहाँ पे the least value of unknown angle which satisfy the equation, जो the least value ले, तो इस least value में अब हम 0 से 2 पाई को क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास बेसिक कार्टेशियन प्लेन जब आता है तो हम चार ही क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और इस चार क्वाड्रेंट्स में ओवरऑल 360 डिग्री ही हमारे पास एंगल होता है, 0 से लेके 2 पाई तक, इसीलिए हम इसी को कंसीडर करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि इतने के बारे में बच्चा बच्चा जानता है कि नहीं। इसके बाद वो फिर रिपीटेशंस वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। आई थिंक आई एम क्लियर। तो इफ वी टॉक अबाउट जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। मतलब देखिए जब जनरल इक्वेशन की बात करेंगे इसमें ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल, अब साइन एक्स इक्वल टू 0, तो जितना पॉसिबल है सब, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन बोलते हैं। एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, बिकॉज ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि सबका जनरल सॉल्यूशन क्या क्या होता है, ठीक है। तो इस पे मैं एक मतलब ऐसे टेबल बना दूंगा, और टेबल में ही मैं आपको बता दूंगा कि किसका क्या होता है, उसको आप नोट कर सकते हो, उसको आप याद रखना है, उसी पे क्वेश्चन बनेगा, फिर मैं 2-3 क्वेश्चन करवा के इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर दूंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं अब कितने तरह के जनरल सॉल्यूशंस बनते हैं, कितने तरह के केसेस बनते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। सो here there is, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन विद देयर जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी इक्वेशन बनेगा, ठीक है, तो सबका हमने जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो हम एक एक करके सबको देखेंगे, ठीक है, एक एक करके सबको देखेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। अगर कुछ यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है जो चीज हमको लगता है, जैसे हम देखेंगे हम लोग साथ में कि अगर कोई ऐसा चीज है जिसको हमको याद रखना है समझ के,
तो उसको हम कर लेंगे, या फिर इसको समझ के बाकी चीजों को टैकल किया जा सकता है तो उसको हम अभी देखेंगे साथ में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखिए सबसे पहला क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, सबसे पहला साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट थिंक, अब गो बैक टू क्लास 10th, go back to class 10th trigonometry and see when you have learned, सबसे पहली चीज आपने कब देखी थी कि साइन कब जीरो हो रहा था। जब सबसे पहली बार ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया था पढ़ना, तो आपने एक बहुत छोटा सा टेबल बनाया था जिसमें 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30, 60, 90 ये सब होता था। तो उसमें आप देखो सबसे पहले कि साइन जीरो कहाँ पे हो रहा है, जीरो कहाँ पे हो रहा है, साइन जीरो जीरो पे हो रहा है, 0 डिग्री पे हो रहा है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि साइन साइन फंक्शन भी क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, और इसकी पीरियोडिसिटी कितने पे है, एन पाई। हमने पहले भी पढ़ा है, हमने इसको जब स्टार्टिंग में इस चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ा है, इसका हमने ग्राफ भी देखा है, डोमेन रेंज सब देखा है। तो ध्यान है या नहीं है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसकी पीरियोडिसिटी कहाँ पे होती है, एन पाई पे होती है, एग्जैक्टली। यानी कि अब साइन एक्स जीरो कहाँ कहाँ होगा, यानी कि हर एन पाई पे इसकी वैल्यूज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, हर वैल्यूज रिपीट हो रही है। तो जब रिपीट हो रही है तो ये क्या होगा, अब साइन जीरो जीरो पे है तो अगला जीरो ये कब होगा, पाई पे, उसके अगला जीरो ये कब होगा, 2 पाई पे, अगला जीरो कब होगा, 3 पाई पे, उसका अगला जीरो कब होगा, 4 पाई पे, ये 5 पाई, 6 पाई। तो दैट इज व्हाई यहाँ पे इसका जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन क्या बना, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू आई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आया, समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत वाली बात ही नहीं, इतना आसान तो है ये। जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन मतलब जनरलाइज करना है, एकदम जनरलाइज कर देना है। तो बस उसकी पीरियोडिसिटी कहाँ पर, ये चीज को ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट cos थीटा इज इक्वल टू 0। अगेन गो बैक टू क्लास 10। और आपने कब देखा कि cos सबसे पहली बार 0 कब हुआ था, 90 पे, कब हुआ था, 90 पे। बट क्या 180 पे, क्या 180 पे cos 90 cos 0 होता है, नो, एग्जैक्टली नॉट, नहीं होता है, ठीक है। cos 180 पे फिर नहीं होता है, अगली बार वो जीरो कब होगा, 270 पे होता है। इसकी पीरियोडिसिटी 2n+1 पाई बाई 2। आपने जब पढ़ा होगा तो आपने डोमेन थी इसमें देखा भी होगा, इसका जब मैंने डोमेन और रेंज की क्लास जब ली है तो उसमें आपने अगर क्लास किया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि cos के मतलब डिनोमिनेटर में जब हम cos को रखते हैं तो कहाँ कहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। जब हम सेक का डोमेन पढ़ रहे थे तब हमने देखा, देखा कि नहीं देखा, तो बस आज उसी को लगा दो। तो cos 0 कब कब होता है, तो every odd multiple of pi by 2, every odd multiple of pi by 2। and how we represent an odd number, this is 2n+1, ठीक है, 2n+1 एक odd हो गया, तो this is odd multiple of pi by 2। तो odd multiple of pi by 2 पे cos क्या होगा, 0 होगा, odd multiple of pi by 2 पे cos क्या होगा, 0 होगा। this is the general solution of cos theta is equals to 0। Okay, this is the general equation of cos theta is equals to 0। let's move ahead and come to tan theta is equals to 0। so now see when tan theta is equals to 0, again go back to class 10th। देखो कि tan theta कहाँ पे 0 हो रहा है, 0 पे 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगेन इसकी भी क्या होगी, n पाई होना चाहिए, एग्जैक्टली देखो n पाई है, यानी कि अब फिर क्या होगा, 180 पे 0 होगा, फिर क्या होगा, 360 पे 0 होगा, फिर क्या होगा, अगेन 2 पाई पे 0 होगा, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, साइन की तरह ये बिहेव करेगा, ठीक है, साइन की तरह बिहेव करेगा, बस एग्जैक्टली। तो वही थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई कर देना है, बात खत्म है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए नाउ नेक्स्ट इक्वेशन इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो साइन थीटा 1 कब होता है, अगेन आई देखो बस यही है, यही तो रेफरेंस लेना होता है। हम लोग छोटे क्लासेस में कोई भी चीजों की शुरुआत क्यों की जाती है, बेसिक चीजें हमें क्यों पढ़ाई जाती है, ताकि हम वहां से रेफरेंस उठा सकें, चीजों को समझ सकें, रिलेट कर सकें और भी अच्छे से आ सके। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, तो पहली बार आपने साइन थीटा को 1 कब देखा, 90 पे, सही से बताओ, देखा या नहीं देखा। साइन थीटा 90 पे है, तो 90 क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, यानी कि 2n पाई प्लस पाई बाई 2। यानी कि आप देखिए अगर n की जगह हम 0 रखें तो ये 0 प्लस पाई बाई 2 होगा, ठीक है। n की जगह हम 1 रखें तो ये वापस घूम के कहाँ आएगा, पाई बाई 2 पे आएगा। अब देखिए 270 वाले को हम नहीं लिखते क्योंकि वो -1 होता है, वो 1 नहीं होता है भाई मेरे, ठीक है। यहाँ पे आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि इसको हम n पाई प्लस पाई बाई 2 क्यों नहीं लिखे। तो जब हम n पाई लिख दे, तो जब हम n की वैल्यू को 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 2, यानी कि पाई प्लस पाई बाई 2 270, और 270 पे साइन नहीं होता है 1, ठीक है, 270 पे साइन 1 नहीं होता। तो इसी चीज को ध्यान में रखना है यहाँ पे कि 2n पाई
प्लस पाई बाई 2, यानी कि बार बार घूम के वो कहाँ आना है, 90 पे आना है, बार बार घूम के 90 पे आना, बार बार घूम के 90 पे आना है, ठीक है। तो बस इतनी सी ही बात है यहाँ पे। तो ये 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पे साइन थीटा 1 होता है। When we talk about again next, let's move on to the next। तो वो क्या है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो cos थीटा 1 कब होता है, तो आप बताओ। फिर अगेन गो बैक टू क्लास, जीरो पे होता है, नहीं होता है जीरो पे, तो 2n पाई बस। अब अगले फिर 360 पे, 180 पे ये जीरो नहीं होता है भाई, फिर वही बात है 180 पे जीरो नहीं होता है, आप देख लो अच्छे से, ठीक है। तो बस वही है, जीरो फिर 360 फिर वही पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला हमारे पास इक्वेशन है और ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ से तो हम रेफरेंस ले भी लिए, यहाँ पे हमको अच्छे से समझना है, ठीक है। वहां पे तो हम रेफरेंस लेके जान लिया कि जीरो कब हो रहा है 1 कब हो रहा है, उतना ही समझना था। अब हम पढ़ते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई। देखिए साइन थीटा, अभी पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई, इस सब पे मैं क्वेश्चन करके एक मतलब 2-3 क्वेश्चन बता दूंगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन दोनों निकाल के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, ठीक है, यहाँ पे साइन अल्फा है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, तब थीटा का क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू जब साइन अल्फा यानी कि तब थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन अगर मुझे निकालना है तो थीटा की वैल्यू होगी n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, ठीक है। अब ये -1 टू द पावर n अल्फा हम क्यों लगाते हैं, ठीक है, ये -1 टू द पावर n अल्फा क्यों लगाते हैं, बिकॉज ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट के कारण हम ऐसा लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि होता है ना कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है ना, बस इसीलिए वहां पे वो लगता है। तो आपको बस याद रखना है ये सब चीजें, ठीक है, ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पे कंडीशन यही है कि ये जो अल्फा है इसकी जगह ये अंदर इसके डोमेन में होना चाहिए, ठीक है, इसके डोमेन में होना चाहिए, ठीक है। सेम गोज विथ cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगेन ये इसके डोमेन में होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये जीरो से पाई होना चाहिए, ये अल्फा, ठीक है, ये अल्फा जीरो से पाई होना चाहिए। हाँ, नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा। तो अगेन इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, n पाई प्लस अल्फा, ठीक है, यहाँ पे n पाई प्लस अल्फा होगा, ठीक है, माइनस अल्फा नहीं होगा, माइनस अल्फा नहीं होगा, ठीक है, n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। नाउ सी, अब देखिए एक चीज थोड़ा बहुत स्ट्राइक कर रहा हो, थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि बस ऐसे ही बता रहे। देखिए अगर हम 2n पाई प्लस माइनस अल्फा रख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, देखिए अगर 2n पाई प्लस अल्फा करें तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं, अगर 2n पाई माइनस अल्फा करते हैं तो हम किस क्वाड्रेंट में जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं। तो कॉस की पॉजिटिव वैल्यू वही मिलती है, हमें मिलती है ना। फिर अगेन n पाई प्लस अल्फा, खैर ये तो उतना जरूरी नहीं होता है, ये प्लस माइनस का तो उतना जरूरी नहीं, तो मैं क्वेश्चन से अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। अगले में देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, चाहे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा हो या फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो, तीनों का जनरल सॉल्यूशन सेम होता है। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। अब इसको नोट कर लो, याद करना बहुत जरूरी होता है मेरे भाई, ठीक है, एकदम जरूरी है, एकदम कोई डाउट ही नहीं है। तो ये सारा जो है तो आपका ये सब याद रखना है, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चंस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के बनते हैं, ठीक है। हाँ, एंड गुड न्यूज फॉर यू ऑल, अब हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री अगर खत्म होगा तो अगला हमारा लेक्चर ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा, ठीक है। बट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक डिफरेंट चैप्टर हो जाता है, जिसे क्लास 12th में है, तो वो क्लास 11th और 12th को अलग करता है। तो इसीलिए इस लेक्चर के बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की क्वेश्चंस की क्लास करेंगे, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का भी क्वेश्चन सीरीज छूट गया था, तो वहां पे मैं उसका क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। और इसी की तरह से हम इस चैप्टर को समाप्त करके फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के आगे चलेंगे। उसके बाद फिर हम कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे। हमारा टारगेट ये है कि इस मंथ के एंड तक कैलकुलस खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर और सारे छोटे छोटे जो भी चैप्टर्स हैं उसको मैं बाद में करवा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, बस हमारे साथ बने रहें, ठीक है। तो ये हमारा सारा जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को अब हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके समझते हैं कि कैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ज्यादा दिमाग लगाना इधर उधर नहीं है, बस आराम से चलना है, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। So let's see ahead, let's move ahead। अब हम इन तीनों से ये तीन मैंने एकदम बेसिक से क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है।
ये क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं है एनडीए के बेस पे, ठीक है। और ये में तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पीआईक्यू के तौर पे करा रहा हूँ या क्वेश्चन सीरीज के तौर पे, ये मैं बस समझाने के लिए करा रहा हूँ कि जब व्हेनेवर वी आर गिवन कि यू हैव टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन, तो उस केस के लिए मैंने ये लिया है ताकि मैं इसे आपको समझा पाऊँ कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो इसको मतलब इस तरह से नहीं लेना है। इसके बाद यानी कि हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, 20-25 क्वेश्चंस तो पक्का करेंगे, ठीक है। हाँ, तो उसमें होंगे एनडीए लेवल के हर तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको बस हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आवर फर्स्ट क्वेश्चन है sin x इज इक्वल टू -√3/2। तो हमको देखिए इसका क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए मैंने अभी तुरंत बताया था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो रहा है, 0 से 2 पाई के बीच का वैल्यू ही क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल सॉल्यूशन, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि व्हेन sin x इज इक्वल टू sin अल्फा, तो वो क्या होता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, ये होता है। ये मैंने अभी बात किया थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो बस हम इसी के बेस पे अब हम इसको देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको इसका क्या करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट, पहले देखिए तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। तो देखिए sin x इज इक्वल टू -√3/2। तो देखिए साइन एक्स कब कब निगेटिव होता है ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया है, जो भी ऐसी बात है साइन कन्वेंशन में बहुत अच्छे से समझाया हूँ, आप जाके देख सकते हो। आप ऐसा मैं समझाऊंगा आप जिंदगी में भूल ही नहीं सकते, ठीक है। तो उसको आप जाके देखो तो सही। आपको लग रहा है कि मतलब चैनल नया नया है तो अच्छा नहीं पढ़ा रहे होंगे, बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं इतना अच्छा नहीं होगा, स्मार्ट बोर्ड नहीं है। तो देख के तो देखो यार, समझ में नहीं आया तो फिर बोलना, समझ के देखो, पढ़ के देखो, एक बार मजा आएगा, ठीक है। चीजों को बहुत अच्छे से मैंने बताया है, बहुत ही अच्छे से समझाया। इस तरह की चीज समझाया हूँ, इस तरह की चीज बताया उससे आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ साइन का तो कोई भी टेंशन ही नहीं रहेगा किसी भी चीज में, ठीक है। तो इसे जाके देखो। तो देखिए जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन एक्स का यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। तो साइन एक्स निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी कि ये जो -√3/2 आया है किस किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, ठीक है। क्लियर है, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। बस हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन एक्स किसके इक्वल हो सकता है, या तो देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन √3/2 है। तो √3/2 कब होता है, साइन 60 यानी कि π/3, ठीक है। साइन पाई π/3, ठीक है। अब देखिए तो यही है कि अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये है तो क्या हो जाएगा, ये साइन पाई प्लस π/3, ठीक है। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे दूसरा क्या हो सकता है, साइन 2 पाई माइनस π/3 होगा, तभी तो ये थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो बस यही दोनों हमारा यहाँ पे इसका क्या हो जा रहा है, जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 4π/3, सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। या फिर दूसरा क्या हो जाएगा, ये 6 पाई माइनस 5 पाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 5π/3, ठीक है। तो यही दोनों मेरा क्या है इसका। तो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया, 4π/3 एंड क्या 5π/3, क्योंकि यही दो वैल्यूज है जो 0 से 2 पाई के बीच में आ रही है। तो ये इनका क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट जनरल सॉल्यूशन, तो अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो मुझे पता है, x इज इक्वल टू क्या होगा, n पाई, ठीक है, प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। तो 4π/3 रखो, ठीक है, या फिर 5π/3 रखो, दोनों सही है, ठीक है। दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है, गलत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही है, निकल गया ना हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकल गया, और जनरल सॉल्यूशन, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है नीचे वाला, ठीक है। ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से ऐसे घेर दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की जब बात करते हैं, देखिए cos x इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए cos x 1/2 कब होता है, cos x 1/2 60 डिग्री पे होता है, यानी कि π/3 पे होता है। तो अब अगेन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा, दो जो जनरल सॉल्यूशन आएगा, यानी कि cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos π/3 एंड cos x इज इक्वल टू cos 2 पाई माइनस π/3, ठीक है, 2 पाई माइनस π/3, यानी कि ये भी क्या हो गया, cos 5π/3,
ठीक है, हो गया। तो देखिए इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या आया, क्या क्या आ गया, पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। और जब हम जनरल की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा की जगह पे या पाई बाई 3 रखो या फिर आप 5 पाई बाई 3 रखो, ठीक है, बात सही की है। समझ लो, अगर यहाँ पे हम 5 पाई बाई 3 रखेंगे तो अगर हम देखिए क्वाड्रेंट बनाते हैं, ठीक है, अब देखिए 2n पाई प्लस पाई बाई 3 में ये उधर गया, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 में ये इधर आया फोर्थ में। अगर हम यहाँ पे 5 पाई बाई 3 रख दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 5 पाई बाई 3 रखें यानी कि 2n पाई प्लस 5/3 यहाँ पे, ठीक है, और 2n पाई माइनस 5/3 तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से देखिए माइनस में तो एंटी क्लॉकवाइज घूम के यहाँ आ जाएगा, तो बात एक ही है, ठीक है, अंतर नहीं पड़ता है। देखिए 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 3 करें तो घूम के यहाँ पहुंचेगा, 2n पाई माइनस 5 पाई बाई 3 करें तो ये घूम के यहाँ पहुंचेगा फोर्थ में, तो बात एक ही पड़ता है। तो हम पाई बाई 3 लिखें या 5 पाई बाई 3 लिखें, कोई डिफरेंस वहां पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, दोनों सही है, दोनों सही है। अगर आपने 11th में पढ़ा हुआ तो आपको ये बातें बहुत ही अच्छी तरीके से पता होंगी, अगर 11th में आपने थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा हो तो। चलिए अगला देखते हैं, tan x इक्वल्स टू रूट थ्री। tan x रूट थ्री कब कब होता है, तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि tan x पॉजिटिव कब कब होता है, तो थर्ड फर्स्ट और थर्ड। तो देखिए रूट थ्री है तो रूट थ्री यानी कि अगेन 60, यानी कि tan x इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 3 एंड लेट्स गो टू थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, पाई प्लस पाई बाई 3। एग्जैक्टली कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए अब इसका क्या हो गया, ये क्या बन गया, tan 4 पाई बाई 3। तो इसकी जब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3, ठीक है। हाँ, और जनरल सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, एन पाई, सेम वही साइन के जैसा होता है, ठीक है। इसका भी जनरल सॉल्यूशन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इसका जनरल, हाँ वही तो है, एन पाई प्लस अल्फा, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस पाई बाई 3 या एन पाई प्लस 4 पाई बाई 3, ठीक है। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है, ठीक है, हर केस में दोनों सही होता है, दोनों सही होगा, जितना उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है कुछ भी आ सकता है। फोर यहाँ पे भी देखिए 4 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3 दोनों आ सकता है, तो यहाँ पे 4 पाई बाई 3 या 5 पाई बाई 3 हो सकता है। यहाँ पे x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन 5 पाई बाई 3 हो सकता है। यहाँ पे ये बेस्ट था इसको समझाने के लिए, मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट बना के आपको अच्छे से समझा दिया। यहाँ पे भी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 होगा, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा चीज यहाँ पे बचता है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे वो ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है, वैसे इसको हम लोग मैक्सिमम मिनिमम में ही पढ़ते हैं, बट होता है कभी कभी ट्रिगो में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको मैं समझा देता हूँ, समझाने देता हूँ, बस बता देता हूँ। एकदम बहुत ही छोटी सी चीज है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा छोटी सी चीज है, इसके लिए बिल्कुल भी घबराने जैसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या है, ठीक है, अगर हमारे पास, ठीक है, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा हो, ठीक है, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा हो, तो एक होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एक होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो कभी कभी क्वेश्चंस में निकालने आ जाता है, और एक होती है इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों चीजें कभी कभी क्वेश्चंस में हमें निकालने को दिख जाते हैं। तो देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मिनिमम वैल्यू होता है माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास एक है 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 4 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 13, और इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट 13, ठीक है। बस ये यही मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन में आ जाता है, बस आप समझ लो, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यही रखते हैं, कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे, आप लोग भी हमारे साथ बनाना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बने रहे, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू लाइक आवर वीडियोस, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन आए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, और हम लोग भी और अच्छे अच्छे कंटेंट्स देने की कोशिश करें, ठीक है। So signing off now, ठीक है। If you want to follow me, then follow me on Instagram. I'll give my Instagram handle right in the description of this. Yeah.
वीडियो, ठीक है। इफ यू हैव सम प्रॉब्लम्स यू कैन डीएम मी, ठीक है, आई एम ऑलवेज फ्री।